हो रहा है पूरे राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अगर अभी के समय की बात की जाए तो 3:05 हो रहे हैं। आपके पास केवल 3 घंटे या प्रॉपर 3 घंटे भी अब समय नहीं रह गया है शेष। मतदान केंद्र तक जरूर जाइए और वोट जरूर कीजिए। आंकड़ा आपको 1 बजे का बता रहे हैं, 40% से ज्यादा वोटिंग 1 बजे तक हुई है। बिल्कुल, और यहां पर टोंक सवाई माधोपुर में 36.64% हुई है। और चंद्रशी देखिए, जोधपुर में 39.80% मतदान हुआ है। इसी के साथ बाड़मेर में 47.48% मतदान अभी तक हुआ है। एक एक करके सारी सीटों का बताते हैं। जालोर में 41.47% मतदान हुआ है और इसके अलावा उदयपुर में 41.32% हुआ है मतदान। और बाकी एक एक सीट का आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा में देखिए बहुत अच्छा आंकड़ा है, 46.53% मतदान अब तक हो चुका है। बांसवाड़ा की जनता वाकई बधाई की पात्र है और इसी के साथ बाड़मेर की जनता भी वोटिंग के मामले में बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि टोंक सवाई माधोपुर में यह आंकड़ा अभी तक 36.64 है, जो कि बहुत कम है, और अजमेर में यह आंकड़ा काफी कम। हालांकि आपको बता दें कि 2019 में भी जहां बाकी इन 13 सीटों में से 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत 14 के मुकाबले बढ़ा था, केवल 2019 में अजमेर सीट ही ऐसी थी जहां पर मतदान प्रतिशत घटा था। और इस बार भी मतदान प्रतिशत 35.77 अभी तक हुआ है, जो कि बहुत कम है। मतदान पाली में कितना हुआ है आपको बता रहे हैं, 36.59%। इसके अलावा जोधपुर का आंकड़ा, बाड़मेर का आंकड़ा, जालौर का आंकड़ा, ये सब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उदयपुर में 41.32%, बांसवाड़ा में 46.53%, चित्तौड़गढ़ में 40.50% मतदान हुआ है। राजसमंद की बात करें तो यहाँ 36.88% मतदान हुआ है। भीलवाड़ा में 37.01% मतदान और कोटा में 42.51% मतदान हुआ है। और झालावाड़ और बारा और जहां पे 44.20% मतदान हुआ है, यानी कि 28,758 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। और कई जगह ऐसे हैं जहां पर हमने एक सिलसिलेवार आपको बताया कि कहां कितना प्रतिशत मतदान है और कहां कितना कम मतदान प्रतिशत रहा है। लेकिन पहले चरण के मुकाबले इस बार का जो मतदान है वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है। और देखते ही देखते हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कितना मार्जिन इसमें रहा है। देखिए, झालावाड़ बारा की मैं बात करूं तो सबसे पहले सुबह 9 बजे यहां पर 13.66% मतदान हुआ। 11 बजे यहां पर 28.88% मतदान हुआ और फिर अचानक से आंकड़ा बढ़ा। झालावाड़ बाड़ा में अचानक से 44.20% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। इसी के साथ आपको एक एक करके बाकी सीटों के आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं, कैसे 2019 की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। एक तरफ जहां कोटा और प्रतापगढ़ में बारिश की वजह से मौसम बदला है और बदले हुए मौसम की वजह से सियासी मौसम बदल सकता है, तो दूसरी तरफ बाड़मेर में वोटिंग परसेंटेज लगातार हाई, तो जैसलमेर के बहुत से ऐसे मतदान बूथ जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से लंबे समय से वोटिंग नहीं हो पाई है। और चलिए अब आज मतदान पर बात करने के लिए, मतदान प्रतिशत पर बात करने के लिए और मतदान को लेकर सामने आ रहे आंकड़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मेरे सहयोगी डूंगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डूंगर का रुख करते हैं। डूंगर, आपके आसपास का क्या माहौल है? क्या आपको मतदान के लिए अभी भी कतार में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं? और अगर नहीं आ रहे तो जी राजस्थान का मंच आपके लिए भी खुला है। अपील कर दीजिए अपने आसपास के लोगों से कि वो आएं और वोट जरूर करें। जी, बताना चाहूंगा दर्शकों को, सुबह से ही जहां तक सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में भीड़ नजर आ रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे धूप खिली, उसके बाद मतदान प्रतिशत थोड़ा कम हो गया है। अभी हम 1 बजे के आसपास की बात करें तो जिले में पूरे लोकसभा क्षेत्र जालौर और सिरोही के अंदर 41.46% यहाँ मतदान हुआ है। और अभी काफी जगह मतदान बूथों पर सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अब मतदान के लिए नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल इक्के दुक्के एक दो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे शाम की तरफ चलेंगे अब इस लोग मतदान, इस गर्मी को देखते हुए कम होगी गर्मी तो मतदान आएंगे और प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है डूंगर, आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और चंद्रश्री, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आना चाहूंगी डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े हैं। सर, क्या लग रहा है, मतदान प्रतिशत इस बार पहले चरण की मतदान प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आंकड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन फिर भी पहले चरण के मतदान से तो यहाँ पर काफी चेंजेस आए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार 6 बजे तक कितना कुछ प्रभावशाली हो सकता है मतदान प्रतिशत?
डॉक्टर मिथिलेश आपसे बातचीत कर रही हूँ। मिथिलेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो हम मिथिलेश जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह भी हैं और प्रतीक सिंह जी भी हैं, और उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे मतदान के लिए लगातार कतारें लगी हुई हैं, और जो मतदान का आंकड़ा है, मतदान का प्रतिशत है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह है। अपूर्वा सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? ठीक है, फिर से कनेक्ट। तो अपूर्वा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अपूर्वा जी, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार लोगों की नजर केवल कैंडिडेट पर नहीं है, इस बार लोगों की नजर किसी व्यक्ति पर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार मोदी फैक्टर पर और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व पर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना और उनके दम पर वोट मांगना और क्षेत्रीय नेताओं को तवज्जो न देना कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाता है, पार्टी को पीछे लाता है, लेकिन एक चेहरे को आगे कर देता है? बीजेपी तो कभी एक चेहरे वाली पार्टी थी नहीं। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी एक चेहरे की पार्टी नहीं थी, मगर एक बात बताइए, जब हम लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो क्या सिर्फ एक चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं होता? क्या ये चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए ही लोकसभा का चुनाव नहीं होता? तो अगर इस चुनाव के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने अगर प्रोजेक्ट किया तो इसमें गुनाह क्या किया? दूसरी बात ये कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए 2014 से जब हम इस दौर के अंदर एंटर किए, 2014 में जब वो आए तो उन्होंने जो 65 सालों के अंदर भाजपा ने विभिन्न प्रकार के, मैं कहती हूँ भ्रष्टाचार के और अविकास जो इधर हुआ, उसके जो गड्ढे खोद रखे थे, हमने उसको पाटने का और भरने का काम किया। 2019 के चुनावों के अंदर हमने विकसित भारत की नींव को बनाने का काम किया, और आज 2024 के जो चुनाव है उसके अंदर हमने लोगों को कहा है कि विकसित भारत की जो ये पूरा ढांचा है, इसको खड़ा करने के लिए हमें 140 करोड़ देशवासियों के विकास के लिए उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे के ऊपर अगर चुनाव नहीं लड़ा जाए, जिसने हिंदुस्तान की आजादी के बाद के सारे वर्ष आप एक तरफ कर दीजिए और ये 10 वर्ष आप एक तरफ कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि विकास की जो धारा इन 10 वर्षों में बही है वो अभूतपूर्व है, वो उससे पहले कभी बही ही नहीं। तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर उतारा जाता है, सांसदों ने कुछ नहीं किया। आपने सवाल किया कि क्या ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्या ये सांसद चुनने का चुनाव नहीं है? मेरा सवाल ये कि क्षेत्रीय देखिए, सांसदों ने किया, सांसदों ने अपने क्षेत्र का विकास किया, सांसद जो है उस विकास की धारा को अपने क्षेत्र तक लेके गए, वहां के क्षेत्रवासियों को जो है वो लाभान्वित करवाया। तो फिर सांसदों ने क्यों नहीं किया? आज अगर हम कहते हैं कि हमने प्रतिशत इतना कम क्यों हुआ, मतदाता तो हतोत्साहित हो गया, उनको पता लग गया आएगा तो मोदी ही वोट दो, ना तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। नहीं, इसका पर्सपेक्टिव आप समझिए, वो मैं आपको बताती हूँ। भाजपा का जो भी वोटर है वो बाहर निकल के वोट कर रहा है, मगर ये जो हारे मन के सुल्तान है ना, ये कांग्रेस के वोटर है। अगर कहीं पे 40% भी मतदान हुआ है तो आप मान के चलिए कि 100% तो मैं नहीं कहूंगी, मगर बहुत बताएंगे आप कैसे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। हाउ कैन यू डिफाइन कि अब तक जितने मतदाताओं ने वोट किया वो बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले वोट नहीं कर रहे कि वो नहीं आने वाले हैं। 140 करोड़ जो यहाँ के देशवासी है, उन्होंने विश्वास जो है वो मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी की नीति पे, मोदी जी की जो नियत है और उनकी जो विकास की धारा है उसके ऊपर उन्होंने अपना 100% रूप से विश्वास किया है। इस वजह से आप इस चीज के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि अगर 40% भी कहीं अगर वोटिंग हुई तो वो 100% रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ने और भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने ही वोट किया है। ठीक है अपूर्वा जी, आपके पास लौटेंगे, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जालोर से डूंगर सिंह से जानकारी ले लेते हैं जरा। फिलहाल वक्त हो गया है 3:15 बज चुके हैं और जालोर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? क्या उत्साह खत्म हो गया है, जुनून खत्म हो गया है लोगों का? दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी मैं जालोर के हनुमान साला जो 227 मतदान बूथ संख्या है वहां पर हूँ। यहाँ पर मतदान बिल्कुल 0-0 की तरफ है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी यहाँ बूथ पर भी नहीं पहुंच रहे हैं मतदान करने। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा यहाँ की तस्वीरें, देखिए किस तरह से सन्नाटा लगा हुआ है। यहाँ पर कुर्सियां बिल्कुल खाली नजर आ रही है। बिल्कुल ही ये जालोर का विधानसभा क्षेत्र जो जालोर जिला मुख्यालय पे है, वहां पर हनुमान साला विद्यालय पे है। यहाँ 227 नंबर मतदान केंद्र पे बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल दर्शकों को बिल्कुल बूथ खाली नजर आ रहा है। बिल्कुल तरह यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और बूथ के ऊपर अभी लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। सुबह लोग यहाँ था मतदान केंद्र की ओर। बिल्कुल ये आप देखेंगे तस्वीरें सीधी यहाँ जालोर के हनुमान साला विद्यालय की हैं।
डूंगर वाकई में हताश करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान के लिए लोग पहुंच नहीं रहे हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रश्री, इस तरह की तस्वीरें वाकई हताश करती हैं। एक तरफ हम लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग वोट कीजिए, दूसरी तरफ इस तरह के खाली और सूने पड़े मतदान केंद्र निराशा लाते हैं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और इससे पहले आप ही बता रही थी, तो ये तस्वीर तो जालोर से हमने देखी और कुछ तस्वीरें ऐसी भी कई जगह से आई भी है, तो ये क्या असर डालेंगी? अब तक 6 बजने में भी कम समय ही रह गया है, तो हम तो ये सोच रहे थे और सभी ये सोच रहे थे कि पहले चरण में जो मतदान हुआ उसकी कमी शायद आज के दिन पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अपूर्वा जी, देखिए, जालौर में जहां तक 1 बजे तक के आंकड़े की बात है, 41% से ज्यादा वहां पे वोटिंग हो चुकी है। ये बात भी हमें माननी चाहिए कि इस वक्त धूप बहुत पीक पर है, गर्मी बहुत प्रचंड है, तो हो सकता है लोगों ने मन बनाया हो कि 4 बजे जब थोड़ी सी धूप ढलेगी हम तब जाएंगे। दूसरा विषय ये है कि केवल 1 या 2 बूथ की एनालिसिस करने से ये निश्चित नहीं हो जाता कि जालौर पूरा ही खाली पड़ा है। हो सकता है 1-2 बूथ के ऊपर जनता नहीं हो, कोई कारण हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एंटायर जालौर। अगर आप 1 बजे तक की रिपोर्ट देखेंगे तो जालौर मुझे लगता है 5वें नंबर स्थान पर है जहां पे हाईएस्ट वोट हुआ है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा के बाद में जालौर ही है जहां 41% वोटिंग हुई है। पर्टिकुलरली तो मुझे लगता है जालौर जो है वो जब नहीं, हम एक बूथ की बात करें, बूथ नंबर 227 की हम बात करें अपूर्वा जी, जहां पर वोट नहीं हो पाया। हालांकि ठीक है, आपका कहना सही है। हम कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी का भी रुख कर लेते हैं। प्रतीक जी, जैसा कि मैंने अपूर्वा जी से भी पूछा कि इस बार न कैंडिडेट को तवज्जो दी जा रही है और न ही प्रचार को तवज्जो दी जा रही है। लोगों की नजर केवल इस पर है कि इस बार मोदी का हाथ मजबूत करेगा कौन, और लोगों की नजर इस पर भी है कि कांग्रेस छोड़ छोड़कर कौन कौन बीजेपी में आ रहा है, क्योंकि पार्टी को पूरा खाली करने का मन बीजेपी ने बना लिया है। हालांकि ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, उनका भी कल्चर खराब होता है, लेकिन क्यों आपके यहां से लोग छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं? क्या कारण, वो भी चुनाव से पहले और चुनाव के समय? देखिए, पहले तो मैं अपूर्वा जी की बात का जवाब दे देता हूं। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि सांसद जो हैं वो चुन करके आएंगे और उसके बाद में अपना लीडर चुनेंगे। उस लीडर, वो जो लीडर चुना जाएगा सांसदों के से, वो प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री का कोई यहाँ पे जहां जैसे अमेरिका में होता है प्रेसिडेंशियल चुनाव, वैसा नहीं होता है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये देश की संसद को चुनने का चुनाव है। दूसरा, ये कह रहे थे कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के अंदर ले आए। 2014 के अंदर ये कहते थे, 2014 में चुनावों के समय पर, कि 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला हो गया। बाद में सीबीआई की जो कोर्ट है उसने बोला कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ और सारे आरोपियों को बरी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं 72,000 करोड़ रुपए का अजीत पवार ने सिंचाई घोटाला कर दिया। 3 दिन बाद उसको अपनी पार्टी के साथ में ले आते हैं और वापस से वित्त मंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है या और हैं, उन्होंने ये इस तरीके का कर दिया। अशोक चौहान ने घोटाला कर दिया और ऐसा हो गया। उम्मीद यही थी पृथ्वीराज चौहान के लिए कांग्रेस का यही आदर्श है, उम्मीद यही थी आपसे। मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। मैं गलती से निकल गया, बता दिया। उसके बाद में उन्होंने उसके लिए आपने और जो महाराष्ट्र के और जो नेता हैं उनके बारे में क्या क्या बोला कि इकबाल मिर्ची का ये तो बेसिकली प्रतीक जी आपकी बात का लबो-लुबाब मैं निकाल देता हूं। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही सारे भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं और सब सफेद हो जाते हैं। ये सवाल मैं अपूर्वा जी से जरूर लूंगा, क्योंकि आपने सवाल उठाया है, सवाल जरूर लूंगा। अभी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। आप लोग सब मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, आपका ये सवाल आगे भी जारी रहेगा और मेरे कुछ और सहयोगी पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए जी राजस्थान।